आज का जो हमारा लेक्चर है, लेक्चर नंबर 12 ऑडिट एंड एश्योरेंस का, उसमें हम चैप्टर ऑडिट एविडेंस पढ़ रहे थे। और ऑडिट एविडेंस के अंदर आज के जो हमारे लर्निंग आउटकम्स हैं जो हमने पढ़ने हैं, वो हैं जी ऑडिट प्रोसीजर्स। बेसिकली कि मैंने आपको कितनी दफ़ा पिछले लेक्चर्स के अंदर ये टर्म जो है इसका यूज़ किया है, ऑडिट प्रोसीजर्स। ठीक है, कि एक ऑडिटर जो होता है वो जो भी काम परफॉर्म करता है बेसिकली वो प्रोसीजर कर रहा होता है, कोई प्रोसीजर परफॉर्म कर रहा होता है क्लाइंट की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर। तो जी ऑडिट प्रोसीजर्स की हम डेफिनेशन को गो थ्रू करेंगे और फिर कुछ प्रोसीजर पढ़ेंगे जो कि हमें ऑडिट एविडेंस गैदर करने के लिए चाहिए होते हैं। हमने पढ़ा था कि जो हमारा मेन टारगेट होता है, जो एक मेन ऑब्जेक्टिव होता है जिसकी वजह से शेयर होल्डर एक ऑडिटर को अपॉइंट करता है, दैट इज़ टू गिव एन ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर्ड बाय दैट मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। तो जी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं जिन पर हमने ओपिनियन देना है, वो ओपिनियन किस तरह से आएगा, वो स्टेप बाय स्टेप अप्रोच होती है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम ऑडिट एविडेंस जो होता है उसको ऑब्टेन करते हैं। उस ऑडिट एविडेंस की बेस पर हमारा कंक्लूजन ड्रॉ होता है और उस कंक्लूजन की बेस पर फिर हम क्या करते हैं, अपना ओपिनियन जो होता है बेसिकली वो प्रेजेंट करते हैं कि आया फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं हमारे जितने भी हमने एविडेंस लिए और उनसे जो भी कंक्लूजन निकला और फिर उन कंक्लूजन से जो ओपिनियन निकला उसकी बेस पर फिर हम अपना अपनी ऑडिट रिपोर्ट प्रिपेयर करते हैं। ये जो ऑडिट एविडेंस होता है ये निकलता होता है बेसिकली प्रोसीजर्स परफॉर्म करके। प्रोसीजर इज़ द मेन स्टार्ट पॉइंट कह दें, ठीक है, कि प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे आपको एविडेंस मिलेगा, एविडेंस मिलेगा तो आप कंक्लूजन पर पहुंचेंगे, कंक्लूजन पर पहुंचेंगे तो ही आप अपने मेन ओपिनियन जो आपका फाइनल ओपिनियन होगा उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर वो आप एक्सप्रेस कर पाएंगे। ठीक है जी, तो आज का जो हम लेक्चर है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जी ऑडिट प्रोसीजर की डेफिनेशन, जैसे मैंने आपको बताया कि वो टेक्निक्स या वो मेथड्स जो कि एक ऑडिटर यूज़ करता है टू गैदर एविडेंस। कि एविडेंस कलेक्ट करना है एक ऑडिटर ने, तो वो एविडेंस किस तरह से कलेक्ट करेगा, वो ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करेगा, कुछ टेक्निक्स कुछ मेथड्स परफॉर्म करते हुए एविडेंस को ऑब्टेन करेगा। ठीक है जी, अब हमारे पास एक टेबल है जिसके अंदर बेसिकली प्रोसीजर्स ऑफ द ऑडिट डिस्कस किए गए हैं कि एक ऑडिट के अंदर, एक्सटर्नल ऑडिट के अंदर कौन कौन से मेन प्रोसीजर्स होते हैं जो कि एक ऑडिटर परफॉर्म करता है। जी सबसे पहले हमारे पास आता है इंक्वायरी, फिर ऑब्जर्वेशन, फिर इंस्पेक्शन, फिर एक्सटर्नल कॉन्फर्मेशन, फिर हमारे पास आता है रिकैलकुलेशन, रीपरफॉर्मेंस और एट द लास्ट हमारे पास आता है एनालिटिकल प्रोसीजर। यही हमारे आज के ऑब्जेक्टिव है कि हमने इनको डिटेल के अंदर विद एग्जांपल्स स्टडी करना है। जी सबसे पहले हमारे पास आता है इंक्वायरी। इंक्वायरी का क्या मतलब होता है, सीकिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम नॉलेजेबल पीपल फ्रॉम विद इन द एंटिटी और फ्रॉम आउटसाइड द एंटिटी। इंक्वायरी का क्या मतलब है कि हमने इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी होती है, इंक्वायर करके, पूछताछ करके, किन किन लोगों से, एंटिटी के लोगों से या फिर विद आउटसाइड द एंटिटी, या फिर एंटिटी के बाहर कुछ लोग जो हैं, ठीक है, जो कि एंटिटी के साथ रिलेटेड हैं किसी भी तरह से, उनसे इंक्वायर कर लिया जाता है कि भाई बताएं ये एंटिटी की मैनेजमेंट कैसी है, ये एंटिटी की जो CFO हैं ये कैसे हैं, इनका क्या इंटेग्रिटी लेवल है, पिछले क्लाइंट्स के अंदर इन्होंने किस तरह से पिछले ऑडिट्स के अंदर इनकी क्या प्रोग्रेस रह चुकी है, या आपने क्या बातें सुनी हैं इनके बारे में, वगैरह वगैरह। यानी कि बेसिकली यू हैव टू इंक्वायर अबाउट द मैनेजमेंट ऑफ द क्लाइंट। इसकी एग्जांपल हमारे पास हो सकती है जी, इंक्वायरी अबाउट द लीगल केसेस द एंटिटी इज इन्वॉल्व इन। ठीक है, अब ये भी हो सकता है कि लीगल केसेस अगेंस्ट द एंटिटी भी हो और एंटिटी ने ही फाइल किए हों लीगल केसेस।
ठीक है, तो इसके बारे में हम इंक्वायर कर सकते हैं बाहर के लोगों से, बाहर की कंपनी से जो कि उस कंपनी को जानती हैं, उस कंपनी के साथ उनका लेना देना है, या फिर विद इन द एंटिटी भी, यानी कि एंटिटी में ही किसी कुछ बंदों से हम पूछ सकते हैं, मैनेजमेंट ऑफ द क्लाइंट से पूछ सकते हैं हम, तो स्टार्ट विद गवर्नेंस से पूछ सकते हैं, स्टाफ से पूछ सकते हैं कि जी बताएं आपके क्या लीगल केसेस चल रहे हैं, आपके खिलाफ क्या चल रहे हैं और आपने कितने फाइल किए हैं थर्ड पार्टी के खिलाफ। ठीक हो गया जी। इसके बाद अगली हमारे पास एग्जांपल आती है इंक्वायरी अबाउट द अनयूजुअल एंट्रीज इन द लेजर्स एंड जर्नल्स। हो सकता है आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं उनकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को गो थ्रू कर रहे हो और आपको पता लगे कि ये एक बड़ी अनयूजुअल सी एंट्री है। फॉर एग्जांपल आप सेल्स जो लेजर अकाउंट है उसको गो थ्रू कर रहे हैं। अब सेल्स जो होता है बेसिकली वो बाय नेचर दैट इज़ अ क्रेडिट अकाउंट, ठीक है, उसके अंदर क्रेडिट एंट्रीज एंटर होती हैं। अब हो सकता है कि कोई एंट्री जो है वो अनयूजुअल तरीके से कोई डेबिट एंट्रीज 3-4 जो है वो नज़र आ रही हो और उनकी अमाउंट भी बहुत ज़्यादा हो सकता है कि जो आपका लेजर का टोटल है वो हो 50,000 और 10-10 हज़ार की जो है ये आपकी डेबिट एंट्रीज आ रही हो और क्रेडिट एंट्रीज आपकी 2-2 3-3 हज़ार की आ रही हो। अब ये एक ऐसी अनयूजुअलिटी है, ठीक है, उस लेजर अकाउंट के अंदर जिसके बारे में आप इंक्वायर कर सकते हैं मैनेजमेंट से कि बताएं जी कि ये जो सेल्स का आपका लेजर अकाउंट है इसके अंदर ये डेबिट एंट्रीज क्या कर रही हैं, या फिर ये डेबिट एंट्रीज हैं तो ये आपने कौन सी सेल्स रिवर्स की हैं। इतनी तो सेल्स हुई नहीं है जितनी आप रिवर्स कर रहे हैं, कोई भी सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं। तो ये होती है इंक्वायरी कि आपने अगले से पूछताछ करनी है। ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास आता है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन का क्या मतलब होता है? लुकिंग एट द प्रोसेसेस बीइंग परफॉर्म्ड बाय द क्लाइंट्स मैनेजमेंट। कि आप इंक्वायरी में क्या था, आप पूछताछ कर रहे थे विद इन द एंटिटी भी और आउटसाइड द एंटिटी भी। ऑब्जर्वेशन में क्या हो रहा है? ऑब्जर्वेशन के अंदर आप बेसिकली क्या कर रहे हैं, जो प्रोसेसेस मैनेजमेंट परफॉर्म कर रही है, जो प्रोसीजर्स मैनेजमेंट परफॉर्म कर रही है, आप उनको ऑब्जर्व कर रहे हैं, आप उनको लुक थ्रू कर रहे हैं कि भाई अच्छा ये कैश रिसीविंग प्रोसेस उनका ऐसे होता है, ठीक है, अच्छा ये लेजर अकाउंट्स ना ऐसे प्रिपेयर करता है, ठीक है, ये इस तरह से ये चीज़ होती है, इस तरह से वो चीज़ होती है। इसको बेसिकली कहते हैं कि जब आप लुकिंग थ्रू द प्रोसेस कर रहे हो, ठीक है, खुद से कुछ परफॉर्म ना कर रहे हो, ना इंक्वायरी कर रहे हो, तो बेसिकली दैट इज़ द ऑब्जर्वेशन यू आर डूइंग। ठीक है जी। इसकी एग्जांपल ऑब्जर्विंग द रिकॉर्डिंग ऑन ट्रांजैक्शंस। ठीक है, आप देख सकते हैं कि अच्छा इस तरह से एक बंदा जो है वो कंप्यूटर पे बैठा हुआ है और ऑटोमेटेड तरीके से ट्रांजैक्शंस जो हैं वो उनमें एंटर होती जा रही हैं, तो आप ये ऑब्जर्व कर रहे हैं क्लाइंट का सिस्टम। इसी तरह से ऑब्जर्विंग स्टॉक काउंट। ठीक है, आपको पता है कि ईयर एंड पर या मंथ एंड पर या जब भी कंपनी चाहे उसको ज़रूरत पड़े तो वो स्टॉक जो होता है, उसकी इन्वेंट्री होती है, उसका क्लोजिंग बैलेंस उसमें लिखना होता है एट द एंड ऑफ द ईयर बेसिकली। ठीक है, तो वो पूरे साल का जो क्लोजिंग बैलेंस होता है इन्वेंट्री का, जो कि आपके करंट एसेट्स में जाता है, उसकी फ़िगर को लिखने से पहले सबसे पहले क्या किया जाता है, फिज़िकल काउंट किया जाता है। तो वो फिज़िकल काउंट जो है आप ऑब्ज़र्व कर रहे हैं अगर, कि मैनेजमेंट के स्टाफ्स जो हैं वो स्टॉक काउंट कर रहे हैं और आप ऑब्ज़र्व कर रहे हैं उनको, अच्छा ये इस तरह से कर रहा है, ये बंदा कर रहा है, ये इस तरह से इसने ये अकाउंट प्रिपेयर किया है, ये इस तरह की कैलकुलेशंस कर रहा है, ये सारा जो आप ऑब्ज़र्व कर रहे हैं बेसिकली दैट इज़ द ऑब्जर्वेशन यू आर मेकिंग। ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास आता है ऑब्जर्विंग द पेमेंट रिसीट प्रोसेसेस। इसमें मैंने आपको बता दिया कि आप अगर फॉर एग्जांपल क्लाइंट जो है उसकी रिसीट का जो सिस्टम है कि वो किस सिस्टम के थ्रू जो होता है वो रिसीविंग कर रहा होता है कलेक्शन ऑफ फ्रॉम द डेटर्स की या फ्रॉम रिसीवेबल्स की, और किस प्रोसेस के थ्रू जो है वो पेमेंट्स कर रहा होता है अपने क्रेडिटर्स को, अपने अकाउंट पेबल्स को, तो दैट इज़ बेसिकली द observation you are making about the payment and receipt system of the client। ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास आता है इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन क्या होता है? फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ द रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, अब ऑब्जर्वेशन के अंदर क्या हो रहा था, आप क्लाइंट जो है वो काम कर रहा था, आप उसको ऑब्जर्व कर रहे थे, उसके प्रोसेसेस को, उसके प्रोसीजर्स को, कंट्रोल्स को ऑब्जर्व कर रहे थे। यहाँ पर इंस्पेक्शन में आप करते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं कि भाई मुझे रिकॉर्ड्स जो हैं वो मैंने ऑब्जर्व किया, मुझे ला के दिखाओ।
मैं उसको फिज़िकल एग्ज़ामिन करता हूँ, अपनी नज़र से जो है वो आप गुज़ारते हैं उनको, उनके डॉक्यूमेंट्स को, उनके रिकॉर्ड्स को, उनके लेजर अकाउंट्स को, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को, जो भी चीज़ें उन्होंने प्रिपेयर की हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उनको आप गो थ्रू करते हैं। वो आपकी इनवॉइसेस हो सकती हैं, आपके टी अकाउंट्स हो सकते हैं, आपके जर्नल एंट्रीज़ हो सकती हैं, इस तरह से। ठीक है जी, इसकी एग्जांपल क्या हो सकती है? इंस्पेक्शन ऑफ सेल परचेज इनवॉइसेस, बिल्कुल, जो सेल परचेज इनवॉइसेस जो होती हैं, जो कि डेटर्स और क्रेडिटर्स को दी जाती हैं गुड्स डिस्पैच या फिर रिसीव करने से पहले, उनकी आप इंस्पेक्शन कर सकते हैं। आप उनको बुलवा सकते हैं कि जी लाएँ मेरे पास, मुझे दिखाएँ सेल्स और परचेज इनवॉइसेस, आप गो थ्रू करेंगे, नज़र से गुजारेंगे, ठीक है, फिज़िकली। उसके बाद इंस्पेक्शन ऑफ एसेट्स, अगर फॉर एग्जांपल आपने फिक्स्ड एसेट्स जो हैं उनके अगेंस्ट आपने एविडेंस लेना है, तो वो आप किस तरह से ले सकते हैं? आप इंस्पेक्ट कर सकते हैं कि भाई ये फिक्स्ड एसेट की जो है अमाउंट आ रही है, मैं जाके देखता हूँ कि कितने फिक्स्ड एसेट है और पर एसेट जो है वो कितनी प्राइस है, तो आप मल्टीप्लाई करके आप जो है वो एंड वैल्यू तक पहुँच सकते हैं, ठीक है। इसके बाद इंस्पेक्शन ऑफ द इन्वेंट्री है, उसके लिए आपने अगर एविडेंस लेना है कि इन्वेंट्री की जो वैल्यू आ रही है, क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है, क्लोजिंग अकाउंट आ रहा है इन्वेंट्री का, वो किस तरह से, किस अमाउंट, किस वैल्यू पर आ रहा है और ये वैल्यू ठीक भी है या नहीं, तो वो आप किस तरह से कर सकते हैं? आप इंस्पेक्ट कर सकते हैं ईयर एंड इन्वेंट्री जो उन्होंने स्टॉक काउंट की हुई थी, आप उसको इंस्पेक्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं कि अच्छा ये इन्वेंट्री है, ये एक इन्वेंट्री है क्लाइंट की, ये दूसरी इन्वेंट्री है, तीसरी इन्वेंट्री है, तीनों को सम्स जो हैं उनको टोटल करके आप इन्वेंट्री वैल्यू पर पहुंच सकते हैं पर यूनिट प्राइस करके, पर यूनिट कॉस्ट से मल्टीप्लाई करके, ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास आता है एक्सटर्नल कॉन्फर्मेशन, ठीक है। अब एक्सटर्नल कॉन्फर्मेशन और इंक्वायरी के अंदर हल्का सा फ़र्क है कि एक्सटर्नल कॉन्फर्मेशन के अंदर आप रिटन एविडेंस ऑब्टेन करते हैं और डायरेक्टली करते हैं फ्रॉम द एक्सटर्नल पार्टी रिलेटेड टू द क्लाइंट, के क्लाइंट से जो रिलेटेड एक पार्टी होती है उसके थ्रू आप एविडेंस लेते हैं, उससे आप एविडेंस लेते हैं रिटन फॉर्म के अंदर डायरेक्ट, यानी कि एक ऑडिटर डायरेक्ट एविडेंस लेगा थर्ड पार्टी से विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी बीच में इन्वॉल्व नहीं होगी, ऑडिटर डायरेक्टली थर्ड पार्टी से एक रिटन कॉन्फर्मेशन जो लेगा, ठीक है, कि आप मुझे बताएं कि ऐसा मैनेजमेंट कह रही है, ऐसा है, आप मुझे रिटन में लिख कर दें, या आप मुझे इस चीज़ में रिस्पॉन्स दें, उस नेगेटिव रिस्पॉन्स दें, पॉजिटिव रिस्पॉन्स दें, वो आगे हम पढ़ेंगे एक्सटर्नल कॉन्फर्मेशन का जब स्टैंडर्ड आएगा। तो फिलहाल एक्सटर्नल कॉन्फर्मेशन का क्या मतलब हुआ कि आपने रिटन एविडेंस ऑब्टेन करनी है एक्सटर्नल पार्टी से, और वैसी एक्सटर्नल पार्टी जो कि क्लाइंट से रिलेट कर रही होगी, और डायरेक्ट एविडेंस ऑब्टेन करना है, ठीक है जी। इसकी एग्जांपल्स में सर्कुलेशन ऑफ बैलेंस कॉन्फर्मेशन लेटर टू डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, बिल्कुल, अगर आपने डेटर जो है उसका बैलेंस चेक करना है, वेरीफाई करना है, या फिर डेटर कंट्रोल अकाउंट में से कोई एक डेटर, कोई एक रिसीवेबल जो है उसके बारे में आपको शक है, आपने उसको वेरीफाई करना है कि यह एग्जिस्ट भी करता है कि नहीं, तो आप क्या कर सकते हैं, आप उसको एक्सटर्नल कॉन्फर्मेशन लेटर भेज सकते हैं और कह सकते हैं कि भाई मैं ये क्लाइंट के मैं क्लाइंट का ऑडिटर हूँ, मैं इस फ़लाँ कंपनी का ऑडिटर हूँ, और मुझे जो है वो आपकी एग्जिस्टेंस जो है उसको वेरीफाई करना है कि आप एग्जिस्ट करते हैं फॉर दिस कंपनी एज अ डेटर और नॉट, ठीक है। अगर तो करते हैं तो जो कंफर्मेशन लेटर आपने रिसीव किया है उसको पॉजिटिव रिप्लाई करें या नेगेटिव रिप्लाई करें, अगर नहीं करते तो या जो भी मसला होगा, जो भी सर्कमस्टांसेस होंगे, वो डायरेक्टली जो है वो उस तक पहुंचेंगे ऑडिटर फ्रॉम द थर्ड पार्टी, ठीक है, जो कि रिलेटेड होगी टू द मैनेजमेंट ऑफ द या टू द क्लाइंट बेसिकली, ठीक है जी। तो इस तरह से भी हम एविडेंस ऑब्टेन कर सकते हैं। इसके बाद सेंडिंग कॉन्फर्मेशन लेटर टू बैंक और लॉयर्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल क्लाइंट जो है वो कह रहा है कि जी हमारे खिलाफ तो कोई लीगल केसेस हैं ही नहीं। अब आप क्या कर सकते हैं इस चीज़ को वेरीफाई करने के लिए, इस बात के तय तक पहुंचने के लिए, एविडेंस ऑब्टेन करने के लिए कि ये कह रहे हैं वो ठीक है या नहीं है, या फिर क्या बात है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप एक्सटर्नल कॉन्फर्मेशन लेटर जो है वो सेंड कर सकते हैं लॉयर्स को, जो कंपनी के लॉयर हैं बेसिकली, उनको आप एक्सटर्नल कॉन्फर्मेशन लेटर सेंड करते हैं और उनसे जो है सारा जो भी हाल अहवाल है वो पूछते हैं, और इंफॉर्मेशन जो होता है वो आपको डायरेक्टली सेंड करता है विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ मैनेजमेंट इन बिटवीन, ठीक है। तो ये भी इस तरह से भी हम एविडेंस ऑब्टेन कर सकते हैं।
इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट प्रोसीजर आता है टू obtain the audit evidence, that is recalculation, checking the mathematical accuracy of the documents or the records already prepared। ये already prepared का क्या मतलब है कि यहाँ पर हम जो मैनेजमेंट ने ऑलरेडी प्रिपेयर्ड डॉक्यूमेंट्स थी, ऑलरेडी प्रिपेयर्ड रिकॉर्ड्स थे, इनवॉइसेस थी, जर्नल एंट्रीज थी, लेजर अकाउंट्स थे, उन सब की मैथमेटिकल एक्यूरेसी को हम चेक कर रहे हैं खुद। वो खुद बना नहीं रहे, बल्कि सिर्फ और सिर्फ उनकी मैथमेटिक्स चेक कर रहे हैं कि इन्होंने प्लस माइनस ज़रा तकसीम सही किया है या नहीं किया। तो दैट इज़ बेसिकली रिकैलकुलेशन। और इसकी एग्जांपल क्या हो सकती हैं जी? रिकैलकुलेटिंग लेजर अकाउंट टोटल्स, ठीक है, जो लेजर अकाउंट के जो टोटल बैलेंसेस आ रहे होते हैं उनको आप रिकैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद रिकैलकुलेटिंग सर्टेन फिगर्स बेस्ड ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट फिगर्स, बोनस या टैक्स, ठीक है। अब हो सकता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर कुछ ऐसी फिगर्स आ रही हों जो कि बेस्ड हों किसी एक डिफरेंट अमाउंट पर। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं कि टैक्स की जो फिगर होती है बेसिकली वो रिलेट करती है आपके प्रॉफिट पर, ठीक है। तो अब हो सकता है टैक्स जो है वो सर्टेन परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट हो, टैक्स का जो रेट होगा वो प्रॉफिट पर लगेगा, तो आपके पास टैक्स आता होता है, उसमें से जो डिडक्ट होता है। तो अब हो सकता है आपने टैक्स की फ़िगर जो है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में लिखी हुई है आपने उसको वेरीफाई करना है। तो आप क्या कर सकते हैं, वो रिकैलकुलेट कर सकते हैं। टैक्स प्रॉफिट को पकड़ें, प्रॉफिट की फ़िगर को पकड़ें, उस पर टैक्स की परसेंटेज लगाएं और आपके पास क्या आ जाएगा, टैक्स अमाउंट आ जाएगी कि कितना टैक्स पेबल है बाय द मैनेजमेंट, बाय द क्लाइंट टू द टैक्स अथॉरिटीज़। या फिर अगर बोनस की बात हो रही है कि हो सकता है कि प्रॉफिट की एक सर्टेन परसेंटेज जो है वो क्लाइंट ने अपने स्टाफ मेंबर्स को, मैनेजमेंट ने अपने स्टाफ मेंबर्स को एज बोनस जो है वो देनी हो, तो इस तरह से भी हम उसकी रिकैलकुलेशन चेक कर सकते हैं। रिकैलकुलेशन के थ्रू हम चेक कर सकते हैं बोनस की फ़िगर को कि बोनस की जो फ़िगर है मैनेजमेंट को जो दिया जा रहा है वो ठीक है या नहीं है। प्रॉफिट की सर्टेन परसेंटेज होगी तो आप उसको मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं क्योंकि वो उसी पर बेस कर रही होगी। जी नेक्स्ट हमारे पास आता है री परफॉर्मेंस। अब ये रिकैलकुलेशन और री परफॉर्मेंस में क्या डिफरेंस है ये आपको डेफिनेशन से पता लग जाएगा। परफॉर्मिंग द प्रोसीजर्स ऑलरेडी परफॉर्म बाय द क्लाइंट ओरिजिनली, क्लाइंट ने जो प्रोसीजर्स परफॉर्म किए थे, क्लाइंट ने जो काम किया था, आप उसको दोबारा से परफॉर्म कर रहे हैं। जबकि कैलकुलेशन के अंदर, रिकैलकुलेशन में क्या होता है, आप सिर्फ और सिर्फ उसकी मैथमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करते हैं, ना कि वो प्रोसीजर्स दोबारा से परफॉर्म करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, री परफॉर्मेंस के अंदर आप दोबारा से सारा का सारा जो ओरिजिनली मैनेजमेंट ने परफॉर्म किया था, अब वो आप दोबारा से खुद परफॉर्म करके चेक कर रहे हैं, एविडेंस ऑब्टेन कर रहे हैं। जी क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं री परफॉर्मिंग? एजिंग एनालिसिस ऑफ सर्टेन अकाउंट्स, हमने पढ़ा है अपने प्रीवियस स्टडीज़ ऑफ अकाउंट्स के अंदर कि एज एनालिसिस बेसिकली किया जाता है। इन्वेंट्री का एज एनालिसिस होता है कि कौन सी इन्वेंट्री कितनी पुरानी है, कौन से डेटर्स कितने पुराने हैं। अगर हम रिसीवेबल का एज एनालिसिस करें, या क्रेडिटर्स का एज एनालिसिस होता है कि क्रेडिटर्स का एज एनालिसिस होता है कि कितने क्रेडिटर्स जो हैं वो कितने पुराने हैं और कौन सी परचेजेस के अगेंस्ट ये आए हैं और इनको कितना टाइम हो चुका है। ये डिपेंड करता है आपके जो आपका क्रेडिट पीरियड होता है उस पर, कि पेमेंट करने वाले ने आपके क्रेडिटर्स ने आपको कितना पेमेंट पीरियड दिया हुआ है, क्रेडिट पीरियड दिया हुआ है। और अगर आप डेटर्स की बात करें तो आपने अपने डेटर्स को कितना क्रेडिट पीरियड दिया हुआ है कि कितने टाइम के अंदर आपने उनसे कलेक्ट करने हैं पैसे। तो ये सारा कुछ करना, रीपरफॉर्म करना एज एनालिसिस को, ये आपने जो अकाउंट्स में पढ़ा हुआ है इसको बेसिकली कहते हैं रीपरफॉर्म करना, वो सारे के सारे एज एनालिसिस की कैलकुलेशन को। जी नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल फ्रॉम द सोर्स। सोर्स का क्या मतलब है कि जो आपकी जर्नल एंट्रीज़ हैं, जो आपके लेजर अकाउंट्स हैं, उसके थ्रू आपने क्या करना है, ट्रायल बैलेंस को खुद प्रिपेयर करना है। एक तो है ट्रायल बैलेंस आपके सामने है, आपने उसके कैलकुलेशन चेक किया, आपने उसके टोटल चेक किया, मैथमेटिक्स चेक की, ये होती है रिकैलकुलेशन। लेकिन अगर आप उसी ट्रायल बैलेंस को दोबारा से बनाएंगे, ठीक है, किस तरह से, वो सोर्स डॉक्यूमेंट से जो कि मैनेजमेंट ने यूज़ किए हैं उस ट्रायल को प्रिपेयर करने के लिए, जो कि बेसिकली लेजर अकाउंट्स होते हैं, ठीक है, तो दैट वुड बी री परफॉर्मेंस। ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास आखिरी जो एक आता है
एविडेंस लेने का तरीका आता है, एक प्रोसीजर मेथड आता है, दैट इज़ एनालिटिकल प्रोसीजर। ठीक है। अच्छा, इस पर जाने से पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि एनालिटिकल प्रोसीजर्स एक पूरा स्टैंडर्ड है जो कि हमने आगे पढ़ना है, एक पूरा चैप्टर है जिस पर, तो वहाँ पर हम बहुत डिटेल के अंदर इसको पढ़ेंगे। फ़िलहाल यहाँ पर मैं आपको सिर्फ उसका एक बेसिक डेफिनेशन, बेसिक ओवरव्यू दूंगा ताकि आपको क्लियर हो जाए किस तरह से ये एक एविडेंस लेने का एक प्रोसीजर है, एविडेंस ऑब्टेन करने का तरीका है, एक मेथड है। जी, हमारे पास आता है जी इसकी डेफिनेशन, एवैल्यूएशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फिगर्स थ्रू कंपैरिजन एंड प्लॉजिबल रिलेशनशिप विद अदर फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। जी, एनालिटिकल प्रोसीजर्स की डेफिनेशन को समझने के लिए आप पहले उसकी एग्जांपल्स देखें कि कंपेयरिंग द करंट ईयर सेल्स विद द लास्ट ईयर। ठीक है, यानी कि अगर आपके पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट करंट ईयर के अवेलेबल हैं और पास्ट ईयर का डेटा भी अवेलेबल होता है, बेसिकली जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का फॉर्मेट होता है वो इस तरह से डिज़ाइंड होता है कि पहले आप जो आपका लेफ़्ट साइड कॉलम होता है उस पर आप के करंट ईयर की फिगर्स आ रही होती हैं और कंपैरिजन के अंदर पिछले ईयर की फिगर आ रही होती हैं। उनका मकसद ये होता है कि ऑडिटर के लिए जो एनालिटिकल प्रोसीजर है वो करना आसान हो जाए, वो परफॉर्म करना आसान हो जाए। आप क्या करते हैं जी, करंट ईयर की सेल्स को पिछले साल की सेल्स की फिगर से कंपेयर करते हैं और एविडेंस ऑब्टेन करते हैं कि भाई सेल्स की फ़िगर जो है वो पुराने हिसाब से अगर इस बात का इन्फ्लेशन का इफेक्ट डालें तो इतनी आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए या कितनी आनी चाहिए, वो सारा कुछ आपका एनालिटिकल प्रोसीजर होता है जिसमें आप कंपैरिजन करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट की फ़िगर यानी कि सेल्स को एवेल्यूएट कर रहे हैं, वेरीफाई कर रहे हैं किस तरह से, कंपेयर करके उसको पास्ट ईयर की सेल्स की फ़िगर से। या फिर क्या हो सकता है जी, कंपेयरिंग द एंटिटीज़ परफॉर्मेंस विद द इंडस्ट्री एवरेज। या फिर आप अगर सेल्स की एग्जांपल लें कि इस साल की सेल यानी करंट ईयर की सेल्स को जो कि एंटिटी ने की है उसके रेवेन्यू को आप कंपेयर करते हैं इंडस्ट्री की सेल्स एवरेज से, कि इंडस्ट्री जो इस तरह की जो कंपनीज़ हैं इनको मिला के जो एक इंडस्ट्री इनकी बनती है जिसके अंदर ही ऑपरेट कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई मैनेजमेंट जो है वो उसकी अगर जो आपका क्लाइंट है वो आपका टेक्सटाइल बिजनेस के अंदर है, ठीक है, अब टेक्सटाइल कंपनी है क्लाइंट की, ठीक है, तो अब टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ की बेसिकली जो एवरेज होती है, एवरेज सेल्स फॉर द ईयर होती हैं वो कितनी होती हैं, ठीक है, तो उससे आप कंपेयर करते हैं आपके अपने क्लाइंट की इन सेल्स की फ़िगर को, जिससे आपको डिफरेंस या वेरिएंस का पता लग जाता है कि कितना वेरी कर रही है। फिर आप जो है वो मैनेजमेंट से इंक्वायरी के थ्रू पूछ सकते हैं कि उनमें उनमें डिफरेंस क्यों आ रहा है भाई। इस जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ हैं इनकी तो पर ईयर एवरेज जो होती है वो तकरीबन चले कह लें कि 20% ग्रोथ होती है, आपकी जो सेल्स हैं वो तो ग्रो कर रही हैं 50% से। तो इतना का आपने कोई नया प्रोडक्ट जो है वो बना लिया जिसकी सेल्स इतनी ग्रो आपकी हो गई हैं कि आपकी इंडस्ट्री एवरेज से भी जो है वो अबव जा रही है फिगर। So that is basically analytical procedures where you evaluate the figures of the financial statements यानी कि sales by comparing that information with financial information या फिर other non-financial information। जी, आगे अच्छा जी, इससे जाने से पहले अब ये देखें कि यहाँ पे फाइनेंशियल एक छोटा सा लिखा हुआ है और यहाँ पे छोटा सा नॉन फाइनेंशियल लिखा हुआ है। इसका क्या मतलब है कि ये जो एग्जांपल है ये आपकी फाइनेंशियल की एग्जांपल है और ये आपकी नॉन फाइनेंशियल की एग्जांपल है। कि मैंने आपको कहा था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की फिगर को जब हम एवेल्यूएट करते हैं, वेरीफाई करते हैं, किस तरह से कंपेयर करके उनको, कंपैरिजन दो तरह से हो सकता है, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन से या फिर फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन से। या तो आप ऐसे कर सकते हैं कि सेल्स की जो फिगर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में उसको वेरीफाई करना है तो आप पिछले साल की ही फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन यानी कि सेल्स की फिगर को कंपेयर करेंगे करंट ईयर से, तो आपको डिफरेंस पता लग जाएगा और आपको एविडेंस मिल जाएगा। या फिर आप क्या कर सकते हैं, आपका जो प्रोसीजर हो सकता है वो ये हो सकता है कि आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट की करंट ईयर की इन्फॉर्मेशन को क्या करें, नॉन फाइनेंशियल यानी कि इंडस्ट्री एवरेज से कंपेयर करके देख लें। या इसका एक और भी नॉन फाइनेंशियल का तरीका हो सकता है कि आप सेल्स को पर यूनिट प्राइस से मल्टीप्लाई करें, सेल्स नंबर ऑफ़ यूनिट्स को मल्टीप्लाई करें सेल प्राइस पर यूनिट से, तो आपके पास आ जाएगा कि कितने जो हैं वो सेल्स हुई हैं। तो सेल्स डिपार्टमेंट से आप नंबर ऑफ़ यूनिट्स लेंगे कि कितने यूनिट्स जो है उन्होंने सेल किए हैं
और सेल प्राइस पर यूनिट से उन नंबर ऑफ़ यूनिट्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास टोटल रेवेन्यू आ जाएगा करंट ईयर का, जो कि आना चाहिए था। और अब आप देख लेंगे कि करंट ईयर उतना आया है या नहीं आया, या कितना डिफरेंस आया है। अब इसके अंदर आपने फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को कंपेयर किया है, एवेल्यूएट किया है, वेरीफाई किया है कंपेयर करके नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन से, क्योंकि नंबर ऑफ़ यूनिट्स सोल्ड जो है ये नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है, ये फाइनेंस से इसका लेना देना नहीं है। ठीक है, इस तरह से सेल प्राइस पर यूनिट जो है ये भी नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, हाँ, जो टोटल फिगर आती है, जो वैल्यू आती है रेवेन्यू की, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर जाती है, इनकम स्टेटमेंट के अंदर, लेकिन जो आपके नंबर ऑफ़ यूनिट सोल्ड हैं वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में नहीं जाते। इसी तरह से जो सेल प्राइस पर यूनिट है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में नहीं जाती, इसलिए हम इनको कहते हैं कि ये जो कंपोनेंट्स हैं ये नॉन फाइनेंशियल कंपोनेंट्स हैं। तो इनके थ्रू अगर आप कंपेयर करते हैं फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को इनसे, तो ये भी एनालिटिकल प्रोसीजर के अंदर आता है। ठीक है जी, इसके बाद जो हमारे पास लास्ट एक टॉपिक जो है, लास्ट एक एग्जांपल है, वो है जी कैलकुलेशन ऑफ रेशोज़। ठीक है, आपने FR1 के अंदर रेशो एनालिसिस बड़ा डिटेल के अंदर पढ़ा होगा कि आप बेसिकली क्या करते हैं, आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स सामने रखते हैं और उनकी रेशोज़ कैलकुलेट करते हैं। आपकी टर्नओवर रेशोज़ होती हैं, आपकी GP रेशो होती है, नेट प्रॉफिट की रेशो होती है, करंट रेशो होती है। ठीक है, इस तरह से डिफरेंट रेशोज़ होती हैं। ये आपको अकाउंटिंग के नॉलेज से ज़्यादा आइडिया हो सकेगा। मैं सिर्फ आपको इसके अंदर ये बताऊंगा कि रेशोज़ की कैलकुलेशन किस तरह से आपके एनालिटिकल प्रोसीजर्स बेसिकली डेवलप करती है। जब आपने बेसिकली इवैल्यूएट करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की इंफॉर्मेशन को, अब आप किस तरह से कर सकते हैं, रेशोज़ कैलकुलेट करके कि भाई GP इतना आना चाहिए, देखते हैं इतना आ रहा है कि नहीं। GP रेशो को आप कैलकुलेट करेंगे, GP डिवाइड बाय सेल्स के सेल्स में से कितना परसेंट जो है वो GP का आ रहा है, या नेट प्रॉफिट को कर लेंगे तो आपके पास वो फिगर आ जाएगी जो कि आनी चाहिए थी। और फिर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट करंट ईयर की कंपेयर करके देखेंगे कि ये आनी चाहिए थी, आई है या नहीं आई, ये कितनी आई है, ये कितनी कम आई है, क्या वेरिएंस आया है। और फिर आप मैनेजमेंट से पूछ सकते हैं बेस्ड ऑन योर एविडेंस ऑब्टेन्ड थ्रू एनालिटिकल प्रोसीजर। ठीक हो गया जी। इस तरह की डिफरेंट जो रेशोज़ हैं ये किस तरह की होती हैं जी, डेटर, क्रेडिटर, इन्वेंट्री, टर्नओवर रेशोज़ मैंने आपको बताया। टर्नओवर रेशोज़ वो रेशोज़ होती हैं जिसके अंदर आप एवेल्यूएट करते हैं डेटर डेज़ को, क्रेडिटर डेज़ को, इन्वेंट्री डेज़ को, कि इन्वेंट्री आपकी कितने दिन जो है वो सेल हो सकती है, कितने दिन में आपकी इन्वेंट्री कॉस्ट ऑफ सेल्स में कन्वर्ट हो सकती है, कितने दिन में आपकी जो क्रेडिट सेल्स हैं वो कितनी देर में आपको डेटर से कलेक्शन आ सकती है, कितनी देर में आप पे कर सकते हैं अपने अकाउंट पेएबल्स को, यानी अपने क्रेडिटर्स को। तो ये जो डेज़ की जो रेशोज़ होती हैं, या फिर GP रेशो हो गई, करंट रेशो जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जिसके अंदर आप करंट एसेट्स अपने देखते हैं कि लायबिलिटी को सेटल करने के लिए आपके पास करंट एसेट्स उतने हैं या नहीं हैं, या कितने कम हैं। और उसकी एक स्टैंडर्ड फिगर होती है 1:1 की, कि कम अज़ कम 1% लायबिलिटी को सेटल करने के लिए आपके पास 2 जो एसेट्स हैं वो होने चाहिए। 2:1 की फिगर होती है। ठीक है, तो ये रेशोज़ जो है, इसका टॉपिक तो आपने FR1 के अंदर पढ़ा होगा, तो उससे आप काफ़ी ज़्यादा फेमिलियर होंगे, आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगी इस हिसाब से। तो उसके अंदर भी हम एनालिटिकल प्रोसीजर्स जो हैं वो परफॉर्म करके एविडेंस ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है जी, ये हमारा आज का लेक्चर था, जिसके अंदर हमने बेसिकली जिसके अंदर बेसिकली हमने डेफिनेशन पढ़े ऑडिट प्रोसीजर्स की। ऑडिट प्रोसीजर्स की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करने के लिए, क्योंकि ऑडिट एविडेंस से हम अपना कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं, और कंक्लूजन से एट द एंड अब हम अपना ओपिनियन जो होता है वो ड्रॉ करते हैं, वो एक्सप्रेस करते हैं शेयर होल्डर्स को, जिन्होंने हमें अपॉइंट किया होता है इसी मकसद के लिए। जी, ऑडिट प्रोसीजर्स फिर हमने कुछ पढ़े कि कौन से मेन ऑडिट प्रोसीजर्स होते हैं जो कि ऑडिटर परफॉर्म करता है क्लाइंट के ऊपर अपना एविडेंस ऑब्टेन करने के लिए, जिसमें हमने इंक्वायरी पढ़ा, ऑब्जर्वेशन पढ़ा, इंस्पेक्शन पढ़ा, एक्सटर्नल कॉन्फर्मेशन पढ़ा, इसके बाद रिकैलकुलेशन, रीपरफॉर्मेंस और एनालिटिकल प्रोसीजर। एनालिटिकल प्रोसीजर्स का एक अपना जो है वो स्टैंडर्ड है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। पूरा एक चैप्टर है जिसके अंदर मैं पूरा आपको बताऊंगा एनालिटिकल प्रोसीजर किस तरह से वर्क करते हैं, और फिर हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे कि एनालिटिकल प्रोसीजर्स जो हैं वो रेशियोज कैलकुलेट करके देखेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एक फॉर्मेट रखेंगे अपने सामने, और फिर उनसे रेशियोज कैलकुलेट करेंगे, उनकी
जो फिगर्स हैं उनको एवेल्यूएट करेंगे, वेरीफाई करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट की इन्फॉर्मेशन से कंपेयर करके पिछले साल की, या फिर नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन की कंपेयर करके। ठीक है जी, ये हमारा आज का लेक्चर था। आई होप कि आपको सारी की सारी जो नॉलेज है वो ग्रास्प हो गई होगी। अगर तो आपको ये जो लेक्चर्स हैं इनसे कोई वैल्यू एडिशन हो रही है तो प्लीज़ जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो ये लेक्चर्स हैं इनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा बाकी स्टूडेंट्स के साथ जो कि ऑडिट का पेपर इस साल देने लगे हैं, इस अटैम्प्ट में या फिर अगले अटैम्प्ट में। तो जो है ये जो लेक्चर्स हैं ये इस अटैम्प्ट के लिए भी उतने ही ज़्यादा एप्लीकेबल हैं जितने के अगले अटैम्प्ट के लिए हैं। ठीक है जी, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।